हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा यहाँ पर आप सबको पता है, कॉन्सेप्ट की एक सीरीज चल रही है जिसमें हम ज्योग्राफी और इकोनॉमी को पैरेलली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो की लेंथ हम छोटी रख रहे हैं क्योंकि आपको रीजन मालूम है, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और क्लास बोरिंग भी ना लगे और जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर अपने इकोनॉमी और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर ले। देखो, मेरा टारगेट तो वैसे ये था कि एक दिन में आपको 2 वीडियो देने का, बट देखो वीडियोस प्रमोट नहीं हो पा रही थी जस्ट बिकॉज कि हमारा चैनल बहुत छोटा है। तो यूट्यूब को पता है भाई छोटा, क्योंकि बड़े चैनल्स की वीडियो को आगे भेजता है यूट्यूब, छोटे चैनल्स की नहीं भेज पाता है। तो हमने इसलिए एक वीडियो रखा है, और जैसे ही एक वीडियो पे 500 व्यूज होता है, हम इसका तुरंत अगला वाला पार्ट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, 2 चीजें करनी है। अगर हो सके तो आपको पहली बात तो वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाद एक कमेंट अपना प्यारा से यहाँ पर ड्रॉप जरूर कर दीजिएगा अगर आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट लगातार चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। आज आप यहाँ पर पढ़ोगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल के बारे में सीखोगे और लास्ट में इन चीजों के बारे में जानोगे, ठीक है। तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके लिए आपको जो प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना है, ऊपर यहाँ कोने पर, ठीक है। यहाँ कोने पर आपको आई बटन बन के आ जाता है, वहां पर देखकर आप प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हो। क्लास के एंड में भी मैं सारी प्रीवियस वीडियोस लगा दूंगा, तो आप वहां पर क्लिक करके सीधे इसके पार्ट 2 पार्ट 1 पर जाकर अपना इकोनॉमी वाला जो बेसिक है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एसडीजीज के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी शुरुआत बच्चे कब हुई थी, तो 2015 में बच्चा इसका शुरुआत होता है, 2015 में। और आपके 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, 17 एसडीजी को यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, और कोशिश की जाती है कि बाय 2030 इसको क्या करना है, अचीव करना है। 2030 तक हमें इन्हें अचीव करना है, जिसमें सबसे पहले आपका होता है जीरो पॉवर्टी। देखो, अगर पैसा वैसा होगा दुनिया में, अगर पैसा वैसा है तो सब कुछ उसके बाद एक के बाद आप एक चीजें अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा पहला टारगेट था गरीबी को खत्म करना। अब देखो, एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है वो भूखा रहेगा, लेकिन जब पैसे आ जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेगा, अपना पेट भरेगा। तो एसडीजी 2 क्या है, आप बोलोगे सर जीरो हैंगर है, ठीक है। अब जब इंसान खाना खाता है तो खाना खाते समय उसका हेल्थ कैसा हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने शून्य भूखमरी को खत्म किया तो आपका हेल्थ क्या हो गया, अच्छा हो गया। यानी एसडीजी 3 क्या है, आपके हेल्थ पर है, ठीक है। बात समझ में आ रही। चलो, जब आपका शरीर सही है, आप बहुत ही अच्छे हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो, तब आपका पढ़ाई में भी मन लगता है। तो एसडीजी 4 क्या कहता है, आपके क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। और हमेशा याद रखिएगा, जब आपको एजुकेशन मिलती है तब आप लड़की और लड़के के बीच में जो भेदभाव होता है उसको करना बंद कर देते हो, यानी आपका जेंडर इक्वलिटी प्रमोट होता है। यही रीजन है कि केरला, हमारे कंट्री में जो केरला है, वहां पर आपका सेक्स रेशियो सबसे बढ़िया है विद इन दी कंट्री। हमारे पूरे देश में सबसे बढ़िया सेक्स रेशियो कौन से स्टेट का है, केरला। और सबसे बढ़िया एजुकेशन रेशियो, लिटरेसी रेशियो कहां का है, केरला का। तो ये बात आप समझ गए। तो एसडीजी 4 क्वालिटी एजुकेशन आपने दी तो बच्चा अपने आप जेंडर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, लड़का लड़की बराबर मानता है। और जो आपकी जेंडर इक्वलिटी बढ़ती है तो लड़कियों का रोल बढ़ता है। और आप सबको पता है लड़कियां किस चीज पे ज्यादा ध्यान देती हैं, आप बोलोगे सर सैनिटेशन पे। तो एसडीजी 6 क्या है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर एसडीजी 7 क्या आता है, फिर आप बात करते हो, सारी चीजें सही चल रही है तो आप क्लीन एनर्जी की बात करते हो, पॉल्यूशन फ्री एनर्जी की यहां पर बात करते हो। जब पॉल्यूशन फ्री एनर्जी बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि रीन्यूएबल एनर्जी में बहुत सारा पैसा लगता है। तो पैसा कहां से आएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ से आएगा। इसलिए आप एसडीजी 8 को क्या करते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ में डाल देते हो, ठीक है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कब करेगी, आपके देश की अर्थव्यवस्था कब ग्रोथ करेगी, जब आपके पास इंडस्ट्रीज होंगी, इनोवेशन होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो एसडीजी 9 क्या है, 3 I पर डिपेंड है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। जब ये सारी चीजें हो गई, देश में सब कुछ बढ़िया है, तो आपके देश में इक्वालिटी क्या होती है, प्रमोट होती है, और सभी प्रकार की इनइक्वालिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो 10 एसडीजी आपने याद कर लिए, मुबारक हो। एक बार वीडियो को वापस से पीछे से 2 बार ऐसे 10-10 सेकंड करके पीछे जाकर वापस एक बार कर लो, पूरा याद हो जाएगा। एसडीजी 11 क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। एसडीजी 12 की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये बात करता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन की। जितना जरूरत है थाली में उतना ही लीजिए जितना पेट में जगह है, ठीक है। कुल मिलाकर सस्टेनेबल कंजप्शन की यहां पर बात होती है। एसडीजी 12, 13, 14 और 15 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं। देखो इमेज कितनी बढ़िया लगाई है आपके लिए, ठीक है। जलवायु एक्शन, ठीक है, जलवायु एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, एसडीजी 13। अब क्लाइमेट एक्शन के लिए सबसे पहले जो आपके पानी के अंदर जीवन है, जल के नीचे जो जीवन है, ऐसे बेचारे प्यारे प्यारे हमारे कछुए है ना, तो इनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो एसडीजी 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर, हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर जो जमीन के ऊपर लोग रह रहे हैं भाई, ऐसे प्यारा सा आपका देखो बाघ बैठा है ना, तो एसडीजी 15 को क्या करना है दोस्तों, आप बोलोगे प्रोटेक्ट करना है। एसडीजी 16 में हम सबको
पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे और सारे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, और ऐसा कहता है एसडीजी 17। तो मुबारक हो, 17 के 17 एसडीजी आपने पढ़ लिए। 2030 तक अब आप इनको अचीव करने में सरकार की मदद भी करोगे, अपने देश की मदद भी करोगे। बात आती कि सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है कहां से आता है, तो याद रखिएगा इसके लिए एक रिपोर्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट आपका रिपोर्ट। ठीक है, क्या रिपोर्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट, जिसको एसडीजीआर कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। ये हर 4 साल में जारी की जाती है, एवरी 4 ईयर, 1-2 दिन में नहीं, 1-2 साल में नहीं, हर 4 साल में जारी की जाती है। और दोस्तों इसको कौन करता है, तो सॉरी, ये आपके एनुअली जारी होती है। ठीक है, सॉरी, यहां पर जो आपके बोला गया यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो आपके एनुअल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट को यहां पर क्या करते हैं, जारी करते हैं, ये अलग चीज है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो जीएसडीआर है ये आपके 4 साल में जारी होती है। ठीक है, जीएसडीआर जो है ये आपके 4 साल में जारी होती है, आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट कितने साल में जारी होती है, जिसको आप जीएसडीआर कहते हो, तो आप बोलोगे सर ये हर 4 साल में जारी होती है। ठीक है, अगला यहां पर चलते हैं, देखो लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। देखो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, तो हर ग्रोथ की एक सीमा होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, ये सबसे पहले किसने दिया था, रोम क्लब ने दिया था। विकास की सीमा की जो अवधारणा थी आपके रोम क्लब के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका क्लब ऑफ रोम है, ये आपके 1968 में 10 देशों के 30 अलग अलग लोगों का क्या था, एक ग्रुप था जिसको रोम क्लब कहा जाता है। इसने बताया था कि भाई ग्रोथ की भी क्या होती है, कुछ लिमिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं कुजनेट्स कर्व पे, सबसे इंपॉर्टेंट कर्व है पूरे आपके अगर हम बात कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स का। कुजनेट कर्व क्या होता है, देखो बोलता है, ये बोलता है कि जब कोई कंट्री ग्रो करती है शुरुआती दौर में, ठीक है, नया नया देश है, और जब वो शुरुआती दौर में ग्रो करता है, तो याद रखिएगा जब शुरुआती दौर में ग्रो करता है तो उसका पॉल्यूशन तेजी से बढ़ता है, उस कंट्री में पॉल्यूशन क्या होता है, तेजी से बढ़ता है। और एक समय तक, देखो इसको इस तरह से देखते हैं, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, एक यहां पर मैं ग्राफ बना देता हूं, ये आपका जो वर्टिकल कॉलम है ये आपका पॉल्यूशन को बता रहा है, क्या बता रहा है, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को। और जो आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम है ये आपके क्या बता रहा है, ग्रोथ को बता रहा है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो, जैसे जैसे कंट्री ग्रोथ करी, ग्रोथ मतलब आगे की तरफ बढ़ी, इधर जा रही तो ग्रोथ करेगी ना। अगर हॉरिजॉन्टली कोई स्लोप जा रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर ग्रोथ हो रहा है। तो जब कंट्री ग्रोथ करती है तो शुरुआत में जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, बढ़ता है। लेकिन आपको पता है एक समय के बाद सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ चुका होता है और सरकार टेक्नोलॉजी पर अपडेट होती है, सरकार नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। तो जब पैसा आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी आने से पॉल्यूशन का लेवल कम होता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो लगातार क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये उल्टा यू बनता है, ये उल्टा यू बनता है। तो शुरुआत में पॉल्यूशन और ग्रोथ दोनों बढ़ती है, ग्रोथ भी हो रही है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन एक समय के बाद सरकार के पास पैसा आ जाता है, तो सरकार पर्यावरण पर पैसा खर्च करती है, तो पॉल्यूशन तो कम हो जाता है लेकिन आपकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो ये उल्टा यू आकार का आपका कुजनेट कर्व बनता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, यहीं पर बेटे ये पूरा लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे पहले 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर जिसको आप ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहते हो, इसके द्वारा आपका सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका सीधा सा उद्देश्य होता है कि जो भी रिसोर्सेज है इनका बहुत ही इफेक्टिवली यूज करना है, बहुत ही दिमाग लगाकर यूज करना है, चीजों को बर्बाद नहीं करना है, ताकि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी चीजों का लुफ्त उठा पाए। ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रोजेक्ट है निमराना एक प्रोजेक्ट था, एक आपका प्रोजेक्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर। अब ये जो निमराना है बच्चे, ये कौन से स्टेट में इसको प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, तो ये आपके राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा यहां पर लगभग सभी के सभी कार्य, जितने भी डेवलपमेंट वर्क है, वो आपके सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल के आधार पर है। मतलब जो भी यहां पर किया जाता है वो ऐसे किया जाता है ताकि वो सस्टेनेबल हो, हमारे पर्यावरण को नुकसान ना हो। ठीक है, तो निमराना मॉडल कहां का है, आप बोलोगे सर अलवर जिला राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, वेयर इज निमराना लोकेटेड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। योर आंसर वुड बी आपका अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आप सबको पता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अलावा हाल फिलहाल में 2023 में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, अगर आपको याद हो, पीएम विश्वकर्मा योजना। इन सबका उद्देश्य क्या है, आप बोलोगे सर इन सबका उद्देश्य सिंपल है, आपके जो यूथ है उनको क्या करना, स्किल प्रोवाइड करना। क्या करना, स्किल प्रोवाइड करना, कि अगर स्किल मिल गई
तो जो नागरिक होता है वो अपने आप अच्छा काम करेगा। तो बेसिकली स्किल क्यों प्रोवाइड की जाती है? ताकि हम अपने यूथ को एज अ ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर पाए, उसे एक मानव पूंजी बना पाए, ताकि वो देश के निर्माण में क्या कर सके, भाग दे सके। बात समझ में आ रही? हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में वो क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके। इसी को हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। और उसके लिए जरूरी क्या है कि ह्यूमंस जो हैं, यूथ जो है, वो स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ह्यूमन आपके जो कौशल विकास योजना है, इसका एम क्या है? तो आप बोलोगे यूथ को स्किल प्रोवाइड करना। ठीक है, अगले यहां पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल होता क्या। तो देखो, ह्यूमन कैपिटल तभी बनता है जब उसकी हेल्थ अच्छी हो, जब उसके पास स्किल हो, उसके पास ट्रेनिंग हो, वो मैनेजमेंट करना जानता हो, और उसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है ह्यूमन के पास, तो वो ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा। इंफॉर्मेशन तक फ्रीली एक्सेस होना आपके ह्यूमन कैपिटल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या जरूरी है? हेल्थ, क्या जरूरी है? स्किल। स्किल मतलब आपको एजुकेशन इसी में एडेड है। ठीक है, एजुकेशन स्किल दोनों एक चीज है। इसके अलावा फिर मैनेजमेंट, और इसके अलावा इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें आप जब दोगे यूथ को, तब आपका वो क्या बन पाएगा, ह्यूमन कैपिटल बन पाएगा। ठीक है, और जब भी कोई ह्यूमन कैपिटल बनता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, आप बोलोगे इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर आपने कोई चीज की ट्रेनिंग ले ली, तो पहले कोई काम आप 4 घंटे में कर रहे थे, आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली, अब वो काम आप क्या कर देते हो, 1 घंटे में कर देते हो। तो जाहिर सी बात है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? अब आप 4 घंटे में 4 गुना काम कर दोगे। पहले एक ही काम कर पा रहे थे, अब 4 गुना कर दोगे। तो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आप बोलोगे बिल्कुल बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब यहां पर आते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। व्हाट डज इट मीन इंक्लूसिव? इंक्लूसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी भी डेवलपमेंट में सभी लोगों को क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। सभी लोगों को क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हो। ठीक है, जब आप अपने डेवलपमेंट के, जब आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट करते समय और दोस्तों इसके लाभ को लेते समय दो चीजें हैं। एक तो जब आप विकास करते समय मेहनत कर रहे हो, तब आप सबसे बोलो कि भाई सारे लोग मेहनत करो। जैसे मेरा ये चैनल है, मैं इसमें पढ़ाता हूं। ठीक है, मैं इसमें पढ़ाता हूं। अब इसमें पीपीटी बनाना, ठीक है, इसके बाद लेक्चर लेना, ठीक है, इसको अपलोड करना, इसके लिए थंबनेल बनाना, एक अच्छी खासी मेहनत लगती है। आप बोलोगे हाँ, तो ये मेरी मेहनत है। क्या ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ है? नहीं, क्योंकि इसमें अकेले मैं जूझ रहा हूं। ठीक है, मेरे साथ एक दो इंसान और है जो इसमें लगातार मेरी मदद कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में, अब इसका फायदा किसको हो रहा है? जो लेक्चर पीपीटी ले रहा हूं, फायदा आपको हो रहा है, आप एज ए स्टूडेंट इसका फायदा उठा रहे हो। लेकिन ये अभी इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहलाएगा। इंक्लूसिव ग्रोथ जानते हो कब है? मैं मेहनत कर रहा हूं, तो मेहनत करते समय पीपीटी बना रहा हूं, लेक्चर बना रहा हूं, तो आपको जो फायदा मिल रहा है, तो फायदा आपको नहीं लेना। अब आपको क्या करना, आपको भी इस मेहनत में अपना योगदान देना। आप क्या कर सकते हो, आप हमारे यूट्यूब को सपोर्ट कर सकते हो, आप अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप ग्रुप पर इनको शेयर कर सकते हो। तो आपने भी इसमें अपनी मेहनत कर दी। अब जब मेहनत में दोनों लोग साथ आ गए हैं, जब हम मेहनत में साथ आ गए, तो बच्चे ये क्या है, आपके इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पहला फेज हमने पार कर लिया। अब आता है इसके लाभ के बंटवारे की बात, कि जिसका जो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट क्या था, आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। जैसे ही वीडियो लेक्चर अपलोड हुआ, आपको प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, लेकिन मुझे कैसे प्रॉफिट मिलेगा? मुझे प्रॉफिट मिलेगा जब मेरा यूट्यूब ग्रो करेगा, मेरा यूट्यूब ग्रोथ करेगा। तो भाई यहां से अच्छी बात है कि अच्छा खासा पैसा आएगा। तो मैं अपनी टीम को, जो मेरे साथ वर्तमान में अभी लगे हुए हैं, जो इस समय मेरे साथ मेहनत करे, जब मैं उनको एक भी रुपए नहीं दे रहा हूं। आपको मालूम है, जो यूट्यूब में सेशन लगाती है मैडम, जो थंबनेल बनाती है, या मेरा जो दोस्त है जो आपके टेलीग्राम पे आपके लिए क्विज डालता है, करंट अफेयर का क्विज अलग एक इंसान डालता है, हिस्ट्री का अलग डालता है, अभी पॉलिटी का भी डालेगा। तो ये सारे लोग फ्री में करें, मैं इनको एक रुपए नहीं दे रहा हूं, मेरे पास नहीं है देने को। लेकिन जब मैं यूट्यूब से मेरे पास आएगा पैसा, तो भाई मैं इनको भी दूंगा, हम साथ में ग्रो करेंगे। आपको फायदा होगा, आप सेलेक्ट हो जाओगे अच्छा अच्छा पढ़कर। तो ये हम सबका म्यूचुअल क्या है, फायदा है। इसी को जब आप पढ़ते हो इकोनॉमी में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ। हमारा यूट्यूब प्रमोट हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, हम दोनों का मिलकर क्या हुआ, म्यूचुअल बेनिफिट हुआ। इसी चीज को आप इंक्लूसिव ग्रोथ बोलोगे। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई, तो चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर बोला है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए क्या जरूरी नहीं है। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भाई अगर ढांचा नहीं होगा, बुनियादी ढांचा, लैपटॉप नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा कैसे? तो मेरे लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, लैपटॉप है, इंटरनेट है। तो भैया ये तो होना ही चाहिए। रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो मैं कैसे काम करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, यानी एग्रीकल्चर का पुनरुद्धार होना चाहिए, है ना। अब हेल्थ एंड एजुकेशन, मेरे पास अच्छी अच्छी पीपीटी नहीं है, मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, नहीं पढ़ा पाऊंगा, यानी ये भी चाहिए। लेकिन केवल शहरी डेवलपमेंट, केवल शहरी डेवलपमेंट मतलब आप इसको इस तरह से समझो कि मेरे पास लैपटॉप बहुत बढ़िया है, लेकिन पीपीटी नहीं है,
या कुछ एक चीज है लेकिन बाकी चीज नहीं, तो उससे काम नहीं चल पाएगा। सारी चीजों का होना जरूरी है, केवल अर्बन डेवलपमेंट से कुछ नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ अदर फैक्ट। 2011-12 वो पहला साल था जब आपका इकोनॉमिक रिव्यू जो आता है ना, आपका इकोनॉमिक सर्वे में पहली बार आपके क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक अलग से चैप्टर को इंक्लूड किया गया था। ये ईयर याद रखिएगा, दैट वाज 2011 एंड 12। और इसके अलावा किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपके 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी के हैप्पी वाले बर्थडे पर। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। किसान दिवस कब मनाते हो भाई, किसान दिवस कब मनाते हो? आप बोलोगे सर 23 दिसंबर को हम किसान दिवस मनाते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इंडस्ट्री का मेन काम होता है लाभ कमाना। इंडस्ट्री का मेन काम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग करना। अब प्रॉफिट कैसे करनी है? तो अनुवांशिक पदार्थों से। किससे? जेनेटिक मटेरियल से। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? जब आप पौधे और जानवरों की विशिष्ट प्रजातियों के प्रजनन और पालन में लगे हो, मतलब अलग अलग टाइप के प्लांट्स को उगा रहे हो, अलग अलग टाइप के जानवर्स को यहाँ पर रिप्रोडक्शन करा रहे हो, उनको पाल रहे हो, किस लिए? ताकि आप इनको सेल कर पाओ, इनको बेच पाओ। यही आपका क्या कहलाता है? जेनेटिक इंडस्ट्री। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। जेनेटिक इंडस्ट्री का मेन रीजन क्या है, मेन पर्पस क्या है? तो आप बोलोगे बिक्री से लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक टर्म होता है बुलक कैपिटलिस्ट। क्या होता है? आप बोलोगे बुलक कैपिटलिस्ट। बुलक कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है अमीर, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये कौन है भाई? बुलक मतलब होता है बैल। तो ऐसा किसान जिसके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी जमीन मतलब ऐसी जमीन, लोगों 50 बीघा जमीन है उसके पास, लेकिन उसकी मंथली इनकम 1 लाख से कम है। साल भर में महीने भर में 1 लाख से कम कमा रहा है, लेकिन 50 बीघा से ज्यादा जमीन है। तो वो कैसा है? वो आपका बुलक कैपिटलिस्ट होता है, याद रखिएगा। इस टर्म को, ये बुलक कैपिटलिस्ट जो आपका टर्म है, ये आपका पहली बार यूज किया गया था लॉयड और सुजैन रुडोल्फ के द्वारा। याद रखिएगा, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने 1987 में इस वर्ड का यूज किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं लैंड रिफॉर्म पर। बेटा लैंड रिफॉर्म क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है जो आपके भूमिहीन लैंडलेस लेबर्स हैं, भूमिहीन जो आपके लैंडलेस फार्मर, सॉरी, जो भूमिहीन कृषक हैं, जब आपने इनको क्या कर दी? जमीन दे दी। अब जमीन दे दी, हो सकता है जमीन बंजर है, हो सकता है जमीन बंजर है, तब क्या करना है आपको? इसकी प्रोडक्टिविटी यानी जमीन की उत्पादकता भी आपने बढ़ा दी, जमीन को हरा भरा बना दिया, और ऐसा कर दिया आपने, तब आपने क्या किया? बेसिकली तब आपने यहाँ पर लैंड रिफॉर्म किया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लैंड रिफॉर्म का केवल इतना मतलब नहीं है कि जिनके पास जमीन है उनको जमीन दे दो। लैंड रिफॉर्म का मतलब है जमीन नहीं है जमीन दो, जमीन खराब है जमीन को अच्छा बनाओ, जमीन में कम पैदावार है उसको बढ़ाओ, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, इनकम को बढ़ाओ, तब जाकर यहां पर आपका माना जाएगा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में दिया गया बेटा? अच्छा, पॉलिटी के लिए मैंने ऑलरेडी आपका एक सेशन डाला हुआ है, कंप्लीट पॉलिटी थ्रू आर्टिकल। कंप्लीट पॉलिटी थ्रू आर्टिकल आपको क्या करना है? आपको ये वाला सेशन जाकर देखना है। ये वाला सेशन अभी ऊपर यहाँ पर साइड में आई बटन पर आएगा, आप लास्ट में देखिएगा। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी बीच में छोड़कर मत जाना भाई, मेरी वीडियो खराब हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट पॉलिटी ये आपको कराया। अगर पॉलिटी पर आपको और भी लेक्चर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर कमेंट वगैरह करने, हम पॉलिटी पर लेक्चर लेकर आ जाएंगे। अब बात करते हैं आपके फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स के साइज के अकॉर्डिंग, अगर उनके पास कितना लैंड होल्डिंग है, उसके साइज के अकॉर्डिंग हम फार्मर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितने टाइप के फार्मर्स होते हैं। तो आपको याद में रखना है, कुल 5 प्रकार के आपके क्या है? कुल 5 प्रकार के आपके किसान होते हैं। सबसे पहला किसान आपका मार्जिनल होल्डिंग्स का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत किसान। इंडिया में अराउंड 68.5%, 68.5% लोग जो किसान हैं वो क्या है? मार्जिनल किसान है, आपके सीमांत किसान है। इनके पास जो लैंड होल्डिंग होती है वो 1 हेक्टेयर से कम की होती है, 1 हेक्टेयर से कम की होती है, याद रखिएगा। अब इसके बाद आते हैं आपके स्मॉल होल्डिंग वाले, यानी कि आपके छोटे किसान। छोटे किसान बेटा इंडिया में लगभग आपके 17.5%, 18% आप मोटा मोटा कह सकते हो है। इनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर की जमीन होती है। पीपीटी को जब मिल जाए तो एक बार अगेन रिवाइज जरूर कीजिएगा। फिर आते हैं तीसरे प्रकार के, जिनको आप सेमी मीडियम आपके होल्डिंग्स वाले, ये 9.9% के हैं और इनके पास अर्ध मध्यम किसान कहलाते हैं। इनके पास 2 से 4 हेक्टेयर की क्या होती है? जमीन होती है। फिर क्या आते हैं? मीडियम यानी मध्यम आकार के किसान, ये इंडिया में केवल 3.3% है, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर की जमीन होती है। और उसके बाद आते हैं सबसे बड़े वाले किसान, जो लार्ज होल्डिंग को यहां पर अपने पास रखते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से लेकर
उससे ज्यादा की जमीन है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है, वो आपके वृहद किसान होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वृहद किसान, ठीक है। लार्जर यहाँ पर आपके क्या है, फार्मर्स होते हैं। ये इंडिया में केवल 1%, आधे परसेंट से भी इवन कम है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर यही चीज मैंने आपके ग्राफ में दे दी है, ग्राफ के माध्यम से 68% कौन है, आप बोलोगे सर सीमांत, ये डार्क कलर देख रहे हो मैचिंग कर रहा है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपके दोस्तों याद रखिएगा आपके मार्जिनल किसान है, ठीक है। इसके अलावा आपके छोटी जोत स्मॉल होल्डिंग वाले, ये आपका थोड़ा सा डार्क 16.5-17%, ये आपके स्मॉल होल्डिंग हो गए। फिर अर्ध माध्यम कितने 9.6, सबसे कम है ये वाले बड़ी जोत वाले, जिनके पास बहुत बड़ी होल्डिंग्स है, ठीक है, कितना, तो 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है जिनके पास, वो कितना है, तो आप बोलोगे सर उतने किसान आपके 0.6% है, 0.4% ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। आगे जाते हैं। अब कपास के लिए बच्चे कौन से टाइप की आपको मट्टी चाहिए होती है, तो आप बोलोगे रेगुर सॉइल चाहिए होती है, जिसको हम ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। आपके कौन कौन से एरिया में मिलता है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में ये मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके अलावा द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट वेजिटेबल्स इन चाइना, आफ्टर चाइना इंडिया इज इन सेकंड प्लेस, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, आप बोलोगे सर दैट इज ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट सॉइल फॉर दी कॉटन कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। अब यहां पर कुछ फ्रूट्स दे रखे हैं और उनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, जैसे आपसे पूछा गया मैंगो, तो पूरे वर्ल्ड में 25% मैंगो तो अकेले उत्तर प्रदेश उपजा देता है। फिर लीची, लीची में बिहार से आगे कोई नहीं है। कोकोनट में पहले केरल था, लेकिन जनवरी में डेटा चेंज हो चुका है, और अगर अब बात करें जनवरी 2025 से, तो बेटा लेटेस्ट डेटा आपका कहता है कि कर्नाटका आपका नंबर 1 पर है। एप्पल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर एज ऑलवेज। रबर के लिए थाईलैंड है। मोचा मतलब जानते हो क्या होता है, मोचा मतलब होता है कॉफी, मोचा इज अ टाइप ऑफ कॉफी, तो कॉफी में सबसे आगे ब्राजील है, जैतून में सबसे आगे स्पेन है, और शुगर केन में भी आपका ब्राजील है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर सिल्क टैक्स ऑन एग्रीकल्चर की बात करते हैं, याद रखिएगा। अगर मलबरी रेशम की बात करें, मलबरी सिल्क की बात करें, तो इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका कर्नाटका है, आफ्टर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल एंड तमिलनाडु। सबसे बड़ा कौन है, कर्नाटका है, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पर टैक्स कौन लगा सकता है, तो इंडिया में एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का काम आपके स्टेट गवर्नमेंट का है, याद रखिएगा, ये आपके स्टेट सब्जेक्ट में आता है 45 से 63 के बीच में। और जो आपके सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में किया गया, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि यहां पर बोला गया 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग यूपी में मैक्सिमम जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो आपके कहां पर लगे, एग्रीकल्चर में लगे, नियर अराउंड 60% काम कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपके 50% लोग कहां पर लगे हैं, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कृषि में लगे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे चलते हैं यहां पर। इसके अलावा कुछ आपको याद में रखना है, कुछ कृषि यहां पर मजदूर भी है जिसमें 30.3% यहां पर डेटा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला यहां पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कौन से साल इसको स्टार्ट किया गया था। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, फल फूल सब्जी इन सब की खेती बाड़ी करना आपका हॉर्टिकल्चर में आता है, ठीक है। 2005-6 में इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा, है ना, बात समझ में आ गई। हॉर्टिकल्चर में फूल फल सब्जी ये सब आते हैं, 2005-6 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब क्वेश्चन आता है हॉर्टिकल्चर मिशन वाज स्टार्टेड, तो आप बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया ना 2005 एंड 6, ऑप्शन नंबर बी। अगला कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, एग्रीकल्चर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, एग्रीकल्चरल वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम बच्चा पार्टी ये स्टार्ट किया गया था 1 जुलाई 2001 में। कब, 1 जुलाई 2001 में आपके स्टार्ट की गई थी कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। याद रखिएगा इसका एम क्या है, तो जो हमारे एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं उनको क्या करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, उनको यहाँ पर लमसम लाइफ बेनिफिट देना और पेंशन वगैरह देना, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये आपके कब शुरू की गई थी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन भी, इसको आप लोग आराम से आंसर करते रहेगा, अभी वीडियो नहीं खत्म हुई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब स्टार्ट हुआ था बच्चे, अक्टूबर 2007 में, ठीक है, अक्टूबर 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। एम क्या था, जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको क्या करना दोस्तों, सबसे पहले तो प्रोडक्शन को बढ़ाकर, उत्पादकता को बढ़ाकर चावल गेहूं दाल के उत्पादन में बढ़ोतरी करना, और इसके बाद जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको ये चावल गेहूं और दाल मुहैया कराना, इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, फर्टिलिटी को बढ़ावा देना, ये भी इसका एम था। और किसानों में ये ट्रस्ट जनरेट करना कि खेती से आपको नुकसान नहीं होगा, खेती आपके लिए फायदे का सौदा है, आप परेशान मत हो, सरकार आपके साथ है। तो ये तीन इसके क्या थे,
एम थे जो आपको ध्यान में रखने। वीडियो थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, लेकिन आप लोग आराम से अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करके देख लीजिएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? तो आप बोलोगे सर मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था। टू आपके स्टार्ट किया गया था 1970 में राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है, तो ये आपके आनंद गुजरात में है। कहां पर है? आनंद गुजरात में है। ये बात आपको ध्यान में रखनी, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कहां पर है? आनंद गुजरात में। आपके व्हाइट रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1970 में। एम क्या था? मिल्क प्रोडक्शन। किसने स्टार्ट किया था? वर्गीस कुरियन इज नोन एज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड। अब यहां पर क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का रिलेशन किससे था? आप बोलोगे सर दूध उत्पादन से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब यहां पर आता है पीडीएस सिस्टम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो याद रखिएगा इंडिया में पीडीएस सिस्टम को सबसे पहले आपका जो फूड कॉर्पोरेशन, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एफसीआई जिसे कहते हैं, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। ये आपका किसानों से क्या करता है? ये आपके किसानों से खाद्यान्न की खरीदारी करता है और किसानों से खाद्यान्न को अपने पास लेकर फिर ये क्या करता है? अलग अलग स्टेट को, यूपी, एमपी, बिहार को क्या करता है? हैंड ओवर कर देता है। ये जो खाद्यान्न है इसको लेकर किसानों से अपने पास स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद जो आपके अलग अलग राज्य हैं उनको ये एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 1965, ये आपको क्या करता है? अलग अलग राज्यों को अपने खाद्यान्न को क्या करता है? बांट देता है। फिर ये जो आपके स्टेट है जैसे यूपी, ये अपने यहाँ के गरीब जो लोग हैं उनको क्या करता है? आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई? पूरी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। पीडीएस का मेन काम क्या है? मेन पर्पस क्या है? तो मैंने क्या बताया अभी? गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां पर कुछ अब रेवोल्यूशंस दे रखे गए हैं और कुछ उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशन। जैसे आपसे बोला जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन आपके हनी प्रोडक्शन और आपके हॉर्टिकल्चर, दो चीजों से रिलेटेड था, याद रखिएगा। हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन आपके स्वर्ण क्रांति। फिर आता है ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे आपका फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड था। किससे? फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, याद रखिएगा, उर्वरक उत्पादन से। फिर आता है नीली क्रांति, किससे संबंधित थी? मछली उत्पादन से। फिर आता है पीली क्रांति, आपके किससे संबंधित थी? तिलहन उत्पादन से, ठीक है। बात समझ में आ रही? इसके अलावा और भी है, जैसे राउंड राउंड रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? आप बोलोगे सर पोटैटो से। किससे रिलेटेड है? पोटैटो से, यानी हमारे आलू वालू से रिलेटेड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो थोड़ा जल्दी में इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग को जल्दी से पूरा सेशन क्या हो, कवर हो जाए और टाइम भी हमारा कम है, ठीक है। इंडिया में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कब स्टार्ट किया गया था? 1974 में पुदुचेरी में किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से आंसर करते चलिएगा। हालांकि आंसर अभी दिख जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इकोनॉमी का बेसिक हमने कवर कर लिया, अभी बेसिक हमने कवर कर लिया है। अभी थोड़ी चीजें बाकी हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको नहीं पता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम नहीं मालूम है। तो पहले आप लोग बताओ, आपको अगर इस तरह के सेशंस अच्छे लग रहे हैं तब हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, हम इकोनॉमी को और आगे बढ़ाएंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें मैं कवर कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज अभी बाकी, जैसे बैंक रेट क्या होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे आपका कैपिटल अकाउंट क्या है आपके, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, विश्वास जीएस एकेडमी को। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद एक टीचर है, हर एक क्वेश्चन के बाद हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, तुरंत लाइक प्रेस ये वो करके। बच्चा 1 घंटे की वीडियो देख रहा है, 30 मिनट टीचर ने सब्सक्राइब करवाने पे लगा दिया। चाहता 30 मिनट में एक अच्छे से लेक्चर को कंप्लीट कर देता, लेकिन बच्चे का समय बर्बाद, टीचर का समय बर्बाद। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हो इस तरह का कंटेंट आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाए, अच्छे से पीडीएफ दे दे, बढ़िया से बच्चों को इजी टू अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में आपको यहाँ सारी चीजें मिले, तो आपको बस हमारे चैनल पर बने रहना है। वीडियो सेक्शन में कंटेंट मिलेगा, लाइव सेक्शन में आपको करंट अफेयर से लेकर हर चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो आपको हमें बस क्या करना है, ज्वाइन करना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है विश्वास जीएस एकेडमी, अभी तो यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं, तो आपको इसको ज्वाइन करना है। आपके भाई का छोटा सा नया सा इनिशिएटिव है। हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी भाई बहन है जिनके पास अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही, इवन तो वो पैसा बहुत सारा खर्च कर रहे हैं, अच्छे अच्छे चैनल का पेड ले रखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल एमसीक्यूज चटाया जा रहा है। तो भैया एमसीक्यूज, पैरासीटामोल चाट कर डेंगू और चिकनगुनिया ठीक नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। उसका इलाज करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। बचपन से जो आप एजुकेशन में गलतियां करते आए हो
वो केवल एमसीक्यूज के माध्यम से नहीं सही होगा, टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा हमें प्रमोट करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको कंटेंट पर और भी वीडियो चाहिए, इंग्लिश, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, तो आपको ये वाला चैनल परीक्षा गुरुकुल हमारा ज्वाइन कर लेना है, जो कि बिल्कुल बढ़िया सा इनिशिएटिव आपके लिए यहाँ पर लाया गया, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर भी सारी चीजें हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये निक्की मैम का चैनल है जो आप ज्वाइन कर सकते हो, सिलेक्शन लैब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।